तो डोंट वरी कि चैप्टर बहुत ज्यादा मजेदार है, विजुअलाइजेशन का है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में 4 थे, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमें क्या पढ़ना था? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब जिनमें मॉलिक्यूल्स हों एज अ कंस्टिट्यूएंट एटम्स एंड या फिर एटम्स हों, उन्हें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में कैटेगराइज करते थे। आयनिक सॉलिड्स मतलब जिसमें आयंस हों, जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल। मेटेलिक सॉलिड्स मतलब जो हमने मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ी है ना, कहाँ पे? इन द चैप्टर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये चीज आपने वहां पे जरूर रिवाइज की होगी, आपने मेटेलिक बॉन्डिंग पढ़ी होगी इन द केमिकल बॉन्डिंग 11th चैप्टर, वहाँ पे मेटेलिक बॉन्डिंग आपने जरूर पढ़ी है। तो मेटेलिक बॉन्डिंग ही मेटेलिक सॉलिड्स में आते हैं। बाकी कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स में, नेटवर्क सॉलिड्स का आपने नाम जरूर कार्बन फैमिली में सुना होगा, है ना? नेटवर्क सॉलिड्स का नाम सुना है आपने? यहाँ पे दो चीजें आएंगी, कार्बन के एलोट्रॉप्स। कार्बन के कितने एलोट्रॉप्स हैं फिलहाल हमारे पास जो हमें पढ़ने हैं? हाउ मेनी एलोट्रॉप्स आर देयर ऑफ कार्बन? जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ये पता है, इन द ईयर ऑफ 2019। व्हाट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन? अरे कोई बोल ही नहीं रहा है। 3 एलोट्रॉप्स होते हैं कार्बन के। डायमंड, ग्रेफाइट, राइट। अच्छा, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? व्हाट इज एलोट्रॉप? व्हाट आर एलोट्रॉप्स? बकमिस्टर फुलटन, राइट। हाँ, एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर द एलिमेंट्स या द कंपाउंड्स जिनमें आपस में केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, राइट, स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं पर देयर केमिकल प्रॉपर्टीज द सेम। क्योंकि कार्बन के जो 3 एलोट्रॉप्स हैं, बेसिकली नेटवर्क सॉलिड्स में हमें 2 पढ़ने हैं। वाटर दोस्त, हमें ग्रेफाइट पढ़ना है, एंड ग्रेफाइट के बाद हमें दूसरा पढ़ना है डायमंड। है ना? ग्रेफाइट, डायमंड, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, है ना? ग्रेफाइट भी का स्ट्रक्चर भी शीट लाइक होता है। तो ये दोनों के दोनों, ग्रेफाइट एंड डायमंड को हम नेटवर्क सॉलिड या फिर कोवलेंट सॉलिड्स में कैटेगराइज करते हैं। अब ग्रेफाइट कार्बन दोनों है किसके पार्ट? ये दोनों कार्बन के ही पार्ट है, इसलिए इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है? जरा मेरे को कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ इन द केस ऑफ ग्रेफाइट एंड डायमंड। कैन यू टेल मी व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन केस ऑफ डायमंड एंड ग्रेफाइट रिस्पेक्टिवली? पहले आपको ग्रेफाइट का बताना है एंड डायमंड का बताना है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन ग्रेफाइट एंड डायमंड। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज आपने ये पढ़ रखा है, राइट? तो हाइब्रिडाइजेशन बताइए डायमंड और कार्बन का, किसी को याद हो तो। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। ग्रेफाइट एंड डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? दिस इज व्हाट यू नीड टू टेल। डायमंड का sp3, राइट। ग्रेफाइट का sp2 होता है, डायमंड का sp3 होता है ना? sp2 का मतलब क्या होता है? sp2 का स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? इसके पास एक लोन पेयर होता है ना, इसलिए बिकॉज ऑफ वन सिंगल इलेक्ट्रॉन लेफ्ट ये कंडक्ट कर सकता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी या हीट कंडक्ट कर सकता है। कौन? ग्रेफाइट, है ना? इसका स्ट्रक्चर अभी आगे बना हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है? तो अब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को भी अलग अलग कैटेगराइज किया गया। एक तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, नाम से पता लग रहा है बेटा, ऐसे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो नॉन पोलर है नेचर में, है ना? दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हमने पढ़ा है, थर्ड इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो इनके एग्जांपल्स, इसमें याद क्या क्या रखना है तुम्हें? एक तो एग्जांपल्स, ये जो इतने सारे कैटेगराइज करके मैंने बताए तुमको, एक तो एग्जांपल्स याद रखने हैं, दूसरा व्हाट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये याद रखना है, और तुम्हें फिजिकल स्टेट याद रखना है। फिजिकल स्टेट विन इनफैक्ट कंडक्टिविटी, ये 3 चीजें याद रखनी है फॉर ईच एंड एवरीथिंग। पहला उसके एग्जांपल्स कि आयोडीन इनमें से किस सॉलिड में बिलोंग करता है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड कंडक्टिविटी। तो इसमें से ऐसे पूछता है, आयोडीन बिलोंग्स टू विच ऑफ द मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, एमॉर्फस सॉलिड। तो तुम्हें इस तरीके से पता होना चाहिए कि किस टाइप का सॉलिड किस कैटेगरी के अंडर कैटेगराइज्ड है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, उसके बीच वो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लंडन फोर्सेज हैं, वॉन्टरवॉल फोर्सेज हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो याद रखना है। थर्ड इज कंडक्टिविटी। मैंने इसी तरीके से ही स्लाइड डिजाइन की है। तो जरा नॉन पोलर्स में देखो, पहला एग्जांपल आता है आर्गन एंड हीलियम का। आर्गन हीलियम रूम टेम्परेचर पे तो गैसियस फेज में है, पर जैसे ही आप टेम्परेचर रिड्यूस करेंगे तो दे कैन बी कैटेगराइज इन द सॉलिड, उनको हम सॉलिड बना सकते हैं। अब माय क्वेश्चन इज कि आर्गन और हीलियम एटॉमिक फॉर्म में क्यों रहते हैं, बिकॉज ये सबको पता है कि आर्गन एंड हीलियम आर द इनर्ट गैसेस, ये इनर्ट गैसेस हैं और एटॉमिक फॉर्म में रहना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉलिक्यूल्स फाउंड बाय द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर बॉन्ड से जो अटैच होते हैं, जैसे हाइड्रोजन एच सिंगल बॉन्ड एच, इसका अगर सॉलिड फेस लोगे तो देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इसीलिए इसमें कोई भी पोलैरिटी नहीं आएगी। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, हेल्ड बाय वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस। वीक डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से अटैच रहते हैं। अब इनमें से कोई पोलैरिटी तो है नहीं, पोलैरिटी भी नहीं है और दूसरी बात इलेक्ट्रॉन भी लूज नहीं कर सकता, इसीलिए ये सॉफ्ट और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खराब है, इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी लो है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खराब है, इसीलिए ये रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर दे आइदर इन द गैसियस। तो ये हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इनका हो गया फिजिकल स्टेट, ये हो गए एग्जांपल्स। तो बस 3 बुलेट पॉइंट्स में आपको हर सॉलिड की डेफिनेशन खत्म करनी है। एग्जांपल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड उनके बीच थर्ड पॉइंट क्या था, हाँ कंडक्टिविटी उनके, दिस इज द कंडक्टिविटी। है ना। अब अगला लिखा है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, HCl। HCl में क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये हो गए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सिमिलरली इन SO2, अब ये स्ट्रांगली डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से अटैच होते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है, सपोज देयर इज HCl, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक और HCl का मॉलिक्यूल बनाया मैंने, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे क्लोरीन, हाइड्रोजन पे चार्ज है पार्शियल पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज हैविंग पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एंड हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो इनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जिसको हम बोल देते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हुई है, इसीलिए इसे मैंने रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग बताया है कंपेयर टू द प्रीवियस वन। प्रीवियस वन कौन सा था, द प्रीवियस वन वाज नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज वीक डिस्पर्शन फोर्सेस और लंडन फोर्सेस, एंड polar molecular solids में जो force of attraction है that is dipole dipole interaction which is relatively more strong compared to that। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर सॉफ्ट एंड नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बिकॉज ये अरुण का डाउट था शायद, बिकॉज यहाँ पे पोलैरिटी तो है लेकिन पूरा का पूरा मॉलिक्यूल माइग्रेट नहीं कर सकता, आयंस में डिसोशिएट नहीं हो रहा है ना। इलेक्ट्रिसिटी दो ही तरीके से जज कर सकते हैं बेटा हम, या तो मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से या तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। फिजिक्स में मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बात करते हैं, बाकी केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है उसमें हम जज करते हैं ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ आयंस। तो या तो आयंस क्रिएट हो या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो उसके पास, इन दो केसेस के अलावा और किसी भी केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ना ही इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहा है ना ही इसमें कंप्लीटली आयंस क्रिएट हुए हैं, सिर्फ पोलैरिटी इज देयर लेकिन कंप्लीट ट्रांसफर नहीं। और जब तक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होगा हम आयंस क्रिएट नहीं कर सकते, बिकॉज आइदर आयन कैन बी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिवली चार्ज मतलब कैटायन, तो जब उसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तब वो आयन बनेगा, है ना। कोई एक मॉलिक्यूल था उसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया तो उसने एनायन बना दिया। अब कोई मॉलिक्यूल था उसने कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसलिए उसने कैटायन बना दिया। जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तभी आयन बनता है, इसीलिए यहाँ पे दे आर नोन एज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये अच्छा पॉइंट है जो डाउट पूछा गया, दैट इज क्वाइट गुड डाउट, अच्छा डाउट था। तो ध्यान रखना कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है
बस कीप दिस थिंग रिमेंबर, या तो आयन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है या फिर इलेक्ट्रॉन से, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा है, किससे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से। तो जितने भी आगे के हमें सॉलिड्स पढ़ने हैं वो सब रिलेटिव हैं, लास्ट वाले से कंपैरिजन करके ही पढ़ने हैं। बाकी इनके भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटर तो है नॉन पोलर से, बट इतना बेटर नहीं है कि वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, इसलिए यूजुअली रूम टेम्परेचर पे गैसेस और लिक्विड में ही रहते। अब कहते हो सर हम पढ़ तो सॉलिड रहे हैं, बेटा रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं ना, जस्ट फोकस ऑन दिस आल्सो। रूम टेम्परेचर पे गैसेस लिक्विड है, टेम्परेचर कम करने पर डेफिनेटली सॉलिड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड में क्या होता है, हाइड्रोजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के, दैट इज फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इनसे कंबाइंड होता है और नॉन पोलर बोल रहा हूँ, पोलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है H2O सॉलिड। अब H2O सॉलिड में ना ही आयंस है ना ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए दिस इज आल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये यूजुअली वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं अंडर द रूम टेम्परेचर। तो बेस्ट एग्जांपल इज H2O सॉलिड। अब यहाँ तक कोई अगर डाउट है तो वो बताओ पहले। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज कि H2O सॉलिड जो होता है वो अपने सराउंडिंग में कितने H2O मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है। हाउ मेनी H2O molecules are bonded with hydrogen bond with a single molecule of H2O in case of ice। आइस के केस में एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रहता है, इसके चारों तरफ कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर रहेंगे, एक मॉलिक्यूल कितने वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहेगा इन केस ऑफ आइस थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सवाल है मेरा, और कोई डाउट है तो बताइए। केमिकल बॉन्डिंग अगर अच्छे से पढ़ी होगी तो वहां पे आइस का स्ट्रक्चर आपको डेफिनेटली बताया गया होगा। बताइए जरा जो मैंने पूछा, कोई डाउट है तो बताइए, और इसका जो डाउट क्वेश्चन पूछा मैंने उसका आंसर बताइए कि एक H2O मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ सराउंडिंग में इन केस ऑफ आइस कितने और वाटर मॉलिक्यूल से अटैच रहता है। बताइए बताइए बताइए। पता है तो बताइए, नहीं पता तो वो भी बता दीजिए कि सर नहीं याद आ रहा है। कोई बोल ही नहीं रहा है, नहीं पता है। अरे तू है कि नहीं, नहीं याद है तो इसमें याद रखने वाला देखो क्या है, देखो मैं ट्रिक बता देता हूँ। अब ये बताओ, अब ये कैसे याद रखना है, ये ऑक्सीजन किसी एक मॉलिक्यूल से अटैच होगा, ये ऑक्सीजन किसी एक मॉलिक्यूल से अटैच होगा, ये वाला हाइड्रोजन किसी वाटर के ऑक्सीजन से अटैच होगा थर्ड, ये वाला हाइड्रोजन किसी मॉलिक्यूल से अटैच होगा फोर्थ। तो ये जेई एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया बेटा एक बार, तो जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑब्वियसली नीट में भी आ सकते हैं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है जेई और नीट में, है ना। दोनों ही इंडिया लेवल के वन ऑफ द टफेस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, तो हम इसे याद रखेंगे। ठीक है कि एक H2O का मॉलिक्यूल इन केस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आइस अपने सराउंडिंग में 4 वाटर मॉलिक्यूल से अटैच होता है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसका स्ट्रक्चर होता है केज लाइक स्ट्रक्चर। इसीलिए तुमने देखा होगा कभी भी आइस को वाटर में डालोगे कभी वो सेटल डाउन नहीं होती एट द बॉटम, वो हमेशा क्या करती है, वो हमेशा फ्लोट करती है ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, बिकॉज उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से। अब किसी सब्सटेंस के सॉलिड की डेंसिटी उसके लिक्विड स्टेट से कम है, ये सुनने में बड़ा ऑड लगता है, सब्सटेंस तो एक ही है वाटर, बट उसका सॉलिड फॉर्म का डेंसिटी उसके लिक्विड फॉर्म के डेंसिटी से कम है। ये काफी अनयूजुअल बिहेवियर है आइस का, इसलिए ये चीज केमिकल बॉन्डिंग में इंपॉर्टेंट हो जाती है। समझ आ गई बात, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर नहीं डाउट है तो कंफर्म करिए सो दैट हम आगे प्रोसीड करें फटाफट। हाइड्रोजन बॉन्डेड के बाद आयनिक सॉलिड्स है, इसमें कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। मेटेलिक सॉलिड्स में मेटेलिक बॉन्डिंग्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोवलेंट सॉलिड्स में बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और क्या क्या एटम्स होते हैं ये याद रखना है। यहाँ तक अगर कोई चीज आपको फिर से बतानी आयनिक मेटेलिक या कोवलेंट सॉलिड्स में फटाफट बताइए, अदरवाइज हम आगे अपनी क्लास का इस क्लास का कोड कंटेंट स्टार्ट करें।
हमने काफी टाइम स्पेंड कर लिया, वी हैव ऑलरेडी स्पेंड 15 मिनट्स ऑन द लास्ट क्लास। कोई डाउट है तो बताइए, आपने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पूछना होगा, या कुछ मैं फिर से पढ़ा दूं या रिवाइज करवा दूं, बाकी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था दैट आई हैव कवर्ड आल्सो। बताइए कमेंट सेक्शन में, आगे चलें, वी आर गुड टू गो और नॉट? तो बोलते ही नहीं है भाई। अरे कोई बताओ, समझ में आया है तो कंफर्म करिए, नहीं आया है तो डाउट्स बताइए, कुछ तो बोलिए आप लोग। व्हाट अबाउट अदर्स? क्या वो केमिस्ट्री क्लास हुई नहीं तो नींद आती है केमिस्ट्री क्लास में? क्या थ्योरेटिकल टॉपिक है थोड़ा? एनसी का व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग भी, अरुण देव। ओके फाइन। क्या हो गया, काफी ढीले से सोचते बैठे हो, सारे कमेंट्स आ नहीं रहे? इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है कि मन नहीं कर रहा है तुम्हें सो के उठने का? बहुत ज्यादा सोने की आदत पड़ गई, इज इट सो? ऐसा है क्या? अब नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, अब जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स अब हाँ, हमें स्टडी करना है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो हमारे सिलेबस में जो आगे स्टडी है वो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्टडी करना है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले व्हाट वी यूज टू डू इज, हम उसके कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स या फिर आइडियल गैस की बात करूं, तो आइडियल गैस से पहले सबसे पहले क्या पढ़ाया जाता है आइडियल गैस में बेटा आपको? स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रेशर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, व्हाट आर द यूनिट्स एंड व्हाट इज देयर कन्वर्जन, राइट? हम ये सारी चीजें कवर करते हैं इन द गैसेस स्टेट जब हमें पढ़ाया जाता है। तो किसी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम उसके बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, तो अभी हम सॉलिड स्टेट के कुछ बेसिक टर्म्स देखने जा रहे हैं। जरा ध्यान से देखना। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस की डेफिनेशन क्या है? जरा डेफिनेशन एक बार पढ़ते हैं, आसान सी है। regular arrangement of points in the space and form the basis of the classification of all structures which is spread over the whole space। मतलब पॉइंट्स को 3 डायमेंशन में आपको बनाना है, जिसे हम स्पेस लैटिस बोल देते हैं, नथिंग मोर देन दैट। जैसे ये जो एग्जांपल बना हुआ है, देखो ये डॉट्स बने हुए हैं, फर्स्ट डॉट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, ऐसे 3 डायमेंशन में आप डॉट्स बनाते चले जाइए। अब जो सरफेस है, जिस स्क्रीन का सरफेस, उसके पीछे भी कुछ डॉट्स हो सकते हैं, और तुम्हारे स्क्रीन सरफेस के आगे भी तुम्हारे तरफ भी कुछ डॉट्स हो सकते हैं। तो ऐसे 3 डायमेंशन में खूब सारे डॉट्स बना दो। ये डॉट्स पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एटम्स हो सकता है, यहाँ पे आयंस हो सकता है, आइदर इट कैन हैव मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है। तो स्पेस लैटिस का मतलब कुछ पॉइंट्स है रैंडम इन द 3 डायमेंशन, जिसे मैंने अरेंज कर रखा है, जिसे हम स्पेस लैटिस बोल देते हैं, है ना? यहाँ पे एटम्स रख दोगे तो क्रिस्टल लैटिस बन जाएगा, कुछ भी नहीं रखा, स्पेस लैटिस पड़ा हुआ है। तो स्पेस लैटिस का मतलब कुछ भी नहीं है, दिस इज अ 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। बस वही लिखा हुआ है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। सिर्फ इतना मतलब है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन द स्पेस, उसको स्पेस लैटिस बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट है यूनिट सेल। अब यूनिट सेल क्या है? दिस इज द स्मॉलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ ज्वाइंट पॉइंट्स विच ऑन रिपीटिंग जनरेट्स द होल स्पेस लैटिस, कैन बी सेड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द होल स्ट्रक्चर। मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज आपको वॉल बनानी है ना, या आप सपोज पेस्ट्री लेने गए। पेस्ट्री कैसे मिलके बनी होती है बेटा? पेस्ट्री के लिए अगर आप बोलोगे कि मुझे पेस्ट्री टेस्ट करनी है, तो आप पेस्ट्री टेस्ट करते के टाइम पे छोटा सा स्लाइस ही उठाओगे ना। इट शुड नॉट बी लाइक दैट कि आप पूरी की पूरी पेस्ट्री खा जाओ टेस्ट करने के टाइम पे, है ना? तो उसको बोलते हैं यूनिट सेल। कि आपको अगर कोई पूरा केक खरीदना है, उसका छोटा सा स्लाइस आप टेस्ट करोगे, बोल के भैया जरा टेस्ट कराना, ये वाला अच्छा दिख रहा है। तो आपने छोटा सा स्लाइस टेस्ट किया, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है, देन यू कैन ऑर्डर द केक ऑल्सो, राइट? तो यूनिट सेल का मतलब है कि छोटा सा पार्ट उठा के हम चेक करते हैं, और वही चीज बार बार रिपीट करके कंप्लीट स्ट्रक्चर बना देता है। जैसे इफ आई टॉक अबाउट द वॉल, अगर वॉल के बारे में बात करेंगे, तो वॉल के लिए यूनिट सेल क्या है? वॉल किससे मिलकर बना है? एक ब्रिक से। ब्रिक को आप रिपीटिवली यूज कर अरेंज करते चले जाओगे विद द सीमेंट, तो क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी वॉल बन जाएगी। तो व्हाट वी गोना डू इज,
कि अगर मुझे वॉल की स्टडी करनी है तो वॉल के लिए आई विल पिक अ यूनिट सेल ऑफ दैट टू स्टडी। तो वॉल की स्टडी करने से पहले मैं उसका यूनिट सेल निकालूंगा, दैट इज ब्रिक। तो ब्रिक की स्टडी करूंगा तो ब्रिक की प्रॉपर्टीज जो होंगी वो वॉल की प्रॉपर्टी से काफी ज्यादा मैच करेंगे। जैसे आप सब्जी लेने जा रहे हो ऑब्वियसली, तो आप क्या करते हो, या राइस लेने जा रहे हो तो राइस का एक या दो दाना देखते हो, उसके बाद क्या कहते हो 1 kg पैक कर दो। अब ऐसा थोड़ी है कि राइस का हर क्रिस्टल उठा उठा के चेक करोगे, है ना। एक राइस का 2-3 राइस के क्रिस्टल्स आपने देखे, अगर वो कंफर्टेबल है तो मम्मा बोलते हैं 2 kg पैक कर दो। तो पूरे सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट जो बार बार खुद को रिपीट करके पूरा सिस्टम क्रिएट कर देता है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। जैसे इन केस ऑफ वॉल वो क्या है, वो ब्रिक है ना, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल समझ आया, यूनिट सेल समझ में आना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड के यूनिट सेल क्या है, कीबोर्ड का यूनिट सेल क्या है, उसके कीज, छोटे छोटे कीज, उनका रिपीटेडली अरेंजमेंट से पूरा कीबोर्ड बन गया। जो स्क्रीन दिख रही है आपको, है ना, जो स्क्रीन मैंने शेयर की हुई है, जब कुछ फोन की स्क्रीन है, उसका यूनिट सेल क्या है, पिक्सल्स। इसलिए तो कभी भी कैमरा की क्वालिटी किस में आती है, मेगा पिक्सल्स में। मेगा पिक्सल्स का मतलब समझते हो, मतलब अगर आप किसी भी फोटो को बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे, या कोई फोटो अगर बहुत ब्लर है, मतलब केबीस में कोई आपने फोटो खींची, उसको सेंड किया, वो व्हाट्सएप पे जा जाके इधर उधर से शेयर हो के वो 5 to 10 केबीस की हो गई, वो उसको आप बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे तो आपको स्क्वायर स्क्वायर छोटे 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 दिखने लगेंगे। क्या आपने कभी ऐसा टेस्ट किया है? तो इसको बोलते हैं पिक्सल्स, कि एक फोटो में कितने पिक्सल्स हैं। तो किसी भी फोटो के लिए उसका यूनिट सेल क्या हो गया, पिक्सल हो गया। कैमरे की क्वालिटी के लिए, कि कोई कैमरा फोटो खींचता है उसमें कितने नंबर ऑफ पिक्सल्स हैं, तो जितने ज्यादा पिक्सल्स होते हैं उतनी ज्यादा फोटो की क्वालिटी बेटर हो जाती है। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनिट सेल, राइट। अब ऐसा तो है नहीं कि आप केक लेने गए, केक लेने गए तो आपने पूरा केक खा लिया, आप टेस्ट करने के लिए छोटा सा स्लाइस मांगते हो ना। ऐसा तो नहीं होता कि नहीं नहीं हो सकता उस पीस का अरेंजमेंट कुछ और हो। या फिर मम्मा ने चाय बनाई किसी गेस्ट के लिए, तो चाय बनाने के लिए मम्मा छोटा सा टेस्ट करके देखती हैं, कि हल्का सा कप में डाला, टेस्ट करके देखा कि चीनी बराबर है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि चाय बनाई और पूरे के पूरे 10 गिलास मम्मा ही पी गई। छोटा सा टॉपिक लेना है जिसको चेक करके आई कैन से कि पूरा का पूरा सेटअप अब इसी से मिलके बना होगा, दैट इज नोन एज यूनिट सेल। है ना, कि स्टडी के लिए जो पार्ट उठाया है उसको बोलते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल समझ आया? यूनिट सेल का मतलब समझ आया तो बताइए। अब देखो यहाँ पे यूनिट सेल क्या लिखा हुआ है, इन पॉइंट्स को देखो। अब यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, दिस इज अ स्क्वायर, ये स्क्वायर दिख रहा है ना। अब ये स्क्वायर को हम और भी बना सकते हैं, देखो ये भी स्क्वायर बन गया, दिस इज ऑल्सो स्क्वायर। तो अब स्पेस लैटिस में स्क्वायर बनाते चले जाओ बेटा, कितने मर्जी स्क्वायर बनाते चले जाओ 3 डायमेंशन में, है ना। देखो ये बार बार रिपीट करके पूरा स्पेस लैटिस भर देगा। ओके, है ना, तो ये होता है पूरा यूनिट सेल। अब यहाँ पे देखो 3 डायमेंशन में लिखा हुआ है, क्यूब है, क्यूब पे कुछ भी नहीं था, अगर मैंने एटम्स फिट नहीं किए, कुछ भी नहीं, तो वो स्पेस लैटिस है इनिशियली, दैट इज स्पेस लैटिस। अगर मैंने एटम्स फिट कर दिए तो देखो इस पूरे क्रिस्टल का ये जो क्यूब दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ हाईलाइटर। ये क्यूब दिख रहा है आपको, मैंने रेड कलर से बना रखा है। इनफैक्ट लेट मी कंप्लीट दिस, ये वाला क्यूब, है ना, छोटा सा यूनिट सेल है, ये बड़ा सा स्पेस लैटिस इन द 3 डायमेंशन जो फोटो बना रखा है मैंने। बड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसके अंदर छोटा सा पार्ट जो खुद को बार बार रिपीट करेगा। अब ये बताओ इस पूरे सिस्टम में अगर आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो, इस यूनिट सेल के कितने पार्ट्स आएंगे। इस छोटा सा मैंने यूनिट सेल बनाया इस बड़े से स्पेस लैटिस में। अब ये बताओ जो तुम्हें दिख रहा है इसमें कितने यूनिट सेल्स आ सकते हैं। मतलब ये जो यूनिट सेल दिख रहा है जो मैं रेड कलर से बनाए रखा है, हे भगवान तुम्हें पता नहीं, तुम बोलते नहीं हो, बहुत मारूंगा मैं, पकड़ के दौड़ा दूंगा तुमको विदिशा आके, है ना। मेरा प्लान बना अगर विदिशा आने का, मैं बहुत मारूंगा तुमको। तुम बोलते बोलते हो नहीं काम की बातों पे, फिर क्लास के बाद में रब रखा सब करोगे साथ बैठ के मेरे।
ये वाला क्यूब बेटा, इस क्यूब को मैं कितनी बार रिपीट करूँ कि पूरा का पूरा क्रिस्टल बन जाए, बताओ जरा। 4 4 4 नहीं, ध्यान से देखो। ये देखो फ्रंट वाला 1, ये 2, अब 1 के पीछे 3 भी तो खाली है, 2 के पीछे 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 के ऊपर 4, टोटल 8 यूनिट सेल्स आएंगे। हाँ गुड देव, समझ आया। ये जो रेड कलर का बनाया है, इसके जस्ट पीछे भी तो एक यूनिट सेल फिट हो सकता है ना। तो 1 के साइड में 2, 1 के पीछे 3 और 3 के साइड में 4, तो नीचे 4 आ गए ग्राउंड फ्लोर पे। और सेम सारे के सारे इसको रूम्स की तरह ट्रीट करो ना कि दिस इज अ बिल्डिंग, दिस इज अपार्टमेंट। तो ग्राउंड फ्लोर में कितने रूम्स हैं? 1 2 3 4। ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट फ्लोर में जाओगे, फिर से कितने रूम्स आएंगे? 4 रूम्स आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इस सिस्टम में फिलहाल 8 है। सबको समझ आई ये बात? मतलब सिंपल सी बात है यार, तुम जिस रूम पे बैठे हो ना, उसी कोई एक वो अज्यूम कर लो कि दैट इज ए स्पेस लैटिस। अब इसके दो डायगोनल तुम्हें खींचने, एक तो रूफ के सेंटर से फ्लोर का सेंटर मिलाओ और दोनों साइड वॉल्स के सेंटर से साइड वॉल का ट्रेंस सेंटर्स मिलाओ, दो प्लेन डालो, एक इस तरीके से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और एक इस तरीके से डायरेक्शन। तो ऑब्वियसली वो 8 पार्ट्स में तुम्हें डिवाइड होता हुआ दिखेगा, है ना, जैसे इसने किया हुआ है। तो यहाँ पे 8 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है हमारा स्पेस नेट। तो थोड़ा इमेजिनेशन वाला टॉपिक है, आगे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। ये 8 कैसे भी पता लगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर था, ये वाला फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो ये होता है यूनिट सेल। अब इसके बाद आता है डेफिनेशन किसका? इसके बाद डेफिनेशन आता है कोऑर्डिनेशन नंबर का। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन है, दिस इज डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज द number of nearest neighbors or touching particles with each other particle present in a crystal is called coordination number। कि एक क्रिस्टल या एक एटम दूसरे एटम को कितनी सराउंडिंग में टच कर रहे हैं। जैसे मैंने एक सिस्टम बनाया ऐसा, ये क्रिस्टल सिस्टम है जहाँ पे ऐसा 1 डायमेंशन में क्रिस्टल सिस्टम है ना। अब इस एटम को जरा फोकस करो, जिस एटम पे मैंने लाइन खींची है। अब ये कितने एटम्स को टच कर रहा है? अगर सिर्फ एक ही लाइन में ये 2 एटम्स को टच कर रहा है, एटम नंबर 1 और इसके पड़ोसी एटम नंबर 2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? ये दो नियरेस्ट एटम को जो टच करेगा, तो इस टाइप के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया ये 2 हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट के लिए, अब 3 डायमेंशन अरेंजमेंट तो अलग अलग हो सकता है ना, ये तो 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है, 3 डायमेंशन भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अरेंजमेंट इन द 3D हमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी अलग अलग मिलेगा। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर अपने नियरेस्ट पार्टिकल्स को कितना टच कर रहा है, या कितने नियरेस्ट पार्टिकल्स को टच कर रहा है कंसेक्यूटिवली, उसको हम बोलते हैं उसका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर। हाँ, इसको बोलते हैं इसका रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेशन नंबर, राइट। तब इसके एग्जांपल्स कोऑर्डिनेशन नंबर के हम देखेंगे और खूब सारे। तो हाँ, तो अब हम अरेंजमेंट्स पढ़ने जा रहे हैं कि स्पेस लैटिस का अरेंजमेंट क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले स्पेस लैटिस का अरेंजमेंट जो हमें पढ़ना है, दैट इज 1 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। एक डायमेंशन में जो स्पेस लैटिस होगा वो कैसा दिखेगा। तो एक डायमेंशन में स्पेस लैटिस के लिए बस मेरे को सिर्फ एक ही क्वांटिटी चाहिए, क्या? डी। व्हाट इज डी? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्पेस लैटिस पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो पॉइंट्स हैं, इसको लैटिस पॉइंट्स बोल दे। लैटिस के पास है तो लैटिस पॉइंट्स हो गए। तो बस 1 डायमेंशन स्पेस लैटिस, मतलब एक डायमेंशन मतलब सिर्फ एक ही एक्सेस से बनाना है। स्पेस लैटिस मतलब 3D में अरेंजमेंट करवाना है। एक डायमेंशन में अरेंजमेंट कैसा हो सकता है? एक ही पॉसिबिलिटी है बेटा, डॉट 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 डॉट, एक डायमेंशन। तो यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए बस एक ही चाहिए,
दैट इज डी। डी क्या है? डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट। दो लैटिस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बताओ तो हम वन डायमेंशन स्पेस लैटिस बना सकते हैं। जैसे ये डी है, हो सकता है हम ऐसा अरेंजमेंट बना दे जहाँ पे डिस्टेंस 2D हो। ये लो, मैंने एक स्पेस लैटिस ऐसा बना दिया वन डायमेंशन। अगर ऊपर वाला डी है, अभी एरो बना दिया, मतलब ये आगे भी जा सकता है, डेफिनेटली ये भी आगे जा सकता है, बिकॉज क्रिस्टल कोई एंड नहीं होता। बस फॉर द सेक ऑफ स्टडी हम उसका एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पे लाए हैं फॉर द टेस्टिंग एंड द असेसमेंट। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया? 2D हो गया। तो बस सिर्फ एक ही पैरामीटर हमारे पास होना चाहिए, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट। तो वन डायमेंशन स्पेस लैटिस के लिए ओनली वन पैरामीटर इज रिक्वायर्ड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओनली वन पैरामीटर is required। नेक्स्ट पॉइंट है टू डायमेंशन स्पेस लैटिस। अब टू डायमेंशन मतलब अभी तुम्हें पॉइंट्स बनाने हैं, टू डायमेंशन में बनाने हैं। मतलब अभी तक लास्ट केस में व्हाट वी हैव डिड, हमने सिर्फ एक ही एक्सेस फॉलो किया, ये वाला। दिस इज ओनली एक्सेस दैट वी हैव फॉलो। दोनों डायरेक्शन में हमने खूब सारे पॉइंट्स लिए। अब हम क्या करने वाले हैं, अब यही चीज हम टू डायमेंशन में करेंगे। मतलब इस तरीके से एक्सेस होगा ही होगा। अब एक इसके परपेंडिकुलर एक्सेस भी हम लें, है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें 3 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड किसी भी 2D स्पेस लैटिस को अरेंज करने के लिए। क्या? पहली बात तो है कि किसी एक एक्सेस के डायरेक्शन में उसके लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। सेकंड पैरामीटर इज अपोजिट एक्सिस में दो लैटिस पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस। एंड सेकंड थिंग इज उन दोनों लाइंस को ज्वाइन करने वाला जो एंगल है वो। ये दो चीजें, तीन चीजें हमें पैरामीटर चाहिए। क्या? एक तो दो लैटिस डिस्टेंसेस कि दो दो लैटिस पॉइंट्स के बीच में क्या डिस्टेंस है, दूसरा उनके बीच एंगल क्रिएट होने वाला है उसको। जैसे पहला देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए दोनों के लिए जो लैटिस पॉइंट्स का डिस्टेंस है वो सेम है, बट उनके बीच एंगल है 90। यहाँ पे स्क्वायर टाइप का देख गया। बट अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस वेरी करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने डिस्टेंस वेरी किया, ये डिस्टेंस ए था एक एक्सिस पे, दूसरे एक्सिस पे जो डिस्टेंस आया दैट इज बी, और दोनों के बीच एंगल क्या है? 90। तो देखो ये दोनों अरेंजमेंट अलग अलग हो गए बेटा। अब यहाँ पे ए बनाना है तो आगे भी ए ही बनेगा, ए डिस्टेंस पे। आगे बी बनाना है तो इधर बी डिस्टेंस ही बनेगा। तो ऐसे हम क्रिस्टल कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये वाला डिस्टेंस तो अभी भी बी रहेगा, बट ये वाला डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है वो हमेशा ए रहेगा किसी भी सिस्टम के लिए। ये डिस्टेंस अभी भी बी है। तो ऐसे हम लैटिस पॉइंट बनाते चले जा सकते हैं। ये वाला सिस्टम अभी भी ए कैरी कर रहा है एंड सो ऑन। तो ऐसा हम पूरा लैटिस बनाते जा सकते हैं, राइट। तो बस तीन पैरामीटर चाहिए। क्या? एंगल बिटवीन देम, दो लैटिस पॉइंट के डिस्टेंस। तो पैरामीटर्स लिख देता हूं। डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट, ये एक्सिस 1 के लिए। दूसरा भी यही है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिस पॉइंट्स फॉर एक्सिस 2। और दूसरा है एंगल बिटवीन एक्सिस, एक्सिस के बीच एंगल कितना है। अब जरा ये बताओ, ये दोनों बातें समझ में आई जो मैंने बताई? वन डायमेंशन स्पेस लैटिस के लिए एक ही पैरामीटर क्यों चाहिए, एंड टू डायमेंशन स्पेस लैटिस के लिए इतने सारे पैरामीटर्स क्यों चाहिए? जरा स्क्रीन पे देख लो, और कोई डाउट है तो बताओ। मैं और एग्जांपल्स दिखाता हूँ 2D स्पेस लैटिस के आपको। कोई डाउट है तो बताइए। सबको बताना है, सब लोग बताइए प्लीज। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, फटाफट बताइए। जानशी, अरुण, अंशिका और देव बचे हुए हैं। अंशिका हैव आंसर्ड।
they have answered. Okay, fine. है ना, देखो 2D डायमेंशन स्पेस में पहला वाला बनाया तो इसको स्क्वायर यूनिट सेल टाइप का बोलते हैं। यहाँ पे ए और बी सेम है और उनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इसको स्क्वायर बोल दिया। रेक्टेंगल कैसे बन सकता है, दोनों डिस्टेंस अलग अलग कर दिया, दोनों डिस्टेंस अलग अलग कर दिया, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और इनके बीच का एंगल 90 कर दिया। अब हेक्सागन कैसे बनाएंगे, दोनों डिस्टेंस सेम कर दो और उनके बीच का एंगल कैसे कर दो 60। ये कैसे बनाएंगे, देखो ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसी के और एग्जांपल्स मैं कोट कर रहा हूँ, ये हेक्सागन वाला ये बना हुआ इनफैक्ट, व्हाई शुड आई ट्राई। ये ए इनके बीच का जो एंगल है 60, है ना। ऐसे रोम्बिक हो गए, और भी सारे नाम आ रहे हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे देखो हम बहुत सारे कैटेगरीज बना सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है ना। खूब सारे पैरेललोग्राम भी हो सकता है, पैरेललोग्राम मतलब ए और बी अलग अलग है और उनके बीच का एंगल 90 नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये मोस्ट अनसिमेट्रिकल केस है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम एज्यूम करते रख सकते हैं। क्या करना है, बस पैरामीटर बदलते जाना है और ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आती रहेंगी, है ना। तो दे आर दी फ्यू एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी बताए। इसको स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर टाइप्स, और ये रेक्टेंगुलर था। ठीक है, ये 2 डायमेंशन स्पेस लैटिस हो गया। अब अभी तक हमने जितनी बात की वो हमने स्पेस लैटिस की बात की, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि अगर हम लैटिस पॉइंट्स पे अगर हमने प्लेस कर दिया है एटम्स को, तब हम स्ट्रक्चर्स ऑफ सॉलिड में जा रहे हैं धीरे से। कि अभी तक क्या था, हमने स्पेस लैटिस के बारे में बात की थी। अब हम क्रिस्टल लैटिस की बात करेंगे। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, बस लैटिस पॉइंट्स जो थे ना लास्ट केस में, जो लैटिस पॉइंट्स दिख रहे हैं डॉट 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 डॉट, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले, ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, बस स्पेस लैटिस की जगह अब हमें क्रिस्टल लैटिस पढ़ना है। करना कुछ नहीं है, डॉट्स की जगह एटम लगा देना है। तो देखो उनकी स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो देखो एक ये 1 डायमेंशन स्पेस लैटिस था, तो हर लैटिस पॉइंट्स की जगह मैंने क्या फिट कर दिया है, एटम फिट कर दिया है। तो इसमें भी हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए, कौन सा, डिस्टेंस बिटवीन दैट। ठीक है, इसमें भी हमें सिर्फ एक ही पैरामीटर चाहिए, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। एक सेकेंड। हाँ राइट, है ना। अब जरा इस टाइप के लिए जो अरेंजमेंट मैंने 3D में किया हुआ है, इस अरेंजमेंट के लिए जरा आप बता सकते हैं व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस अरेंजमेंट। इस सिस्टम के लिए अगर 1 डायमेंशन में है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। इस सिस्टम के लिए मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर बता दीजिए जरा। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब वो कितने एटम्स को टच कर रहा है, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर इस टाइप के क्रिस्टल के लिए। अभी जस्ट मैंने आपको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस टाइप ऑफ सिस्टम। सो गए साहब, गुड मॉर्निंग। हेलो, आप लोग हैं। हे भगवान, मेहर करी, बचा ले। कोई बोलता ही नहीं है मेरी क्लास में, पता नहीं क्या नाराज होके बैठे हैं सब। कुछ समझ नहीं आ रहा बेटा, आप बताओ तो प्लीज एक बार। आप शांत होके बैठ जाते हो एकदम। मैंने पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोई बता ही नहीं रहा है। मेरा नेट इतना भी स्लो नहीं है कि कमेंट्स में कुछ ना है। डरते हैं सब मेरे से, तो कोई ना डरता। अंशिका भी, हाँ। कोई नहीं डरता, अरे आंसर तो दोगे यार। डरना ना डरना दैट इज सेकेंडरी थिंग, लेकिन आंसर तो दोगे ना। इस बात के लिए आंसर कर सकते हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बताया अभी तक किसी ने, राइट। अंशिका ने आंसर दिया, प्रियांशी, देव एंड अरुण। आंसर्स बताइए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस केस।
क्योंकि इंटरेक्ट नहीं करोगे तो सो जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छा माहौल है, आप लोगों ने कूलर्स एंड एसी ऑन कर रखे होंगे, है ना। रूम का टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर रखा होगा आपने, बाहर वॉट एवर द टेम्परेचर इज। तो आइडियल केस आपने बना रखा है अपने सोने के लिए, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है जो भी चल रहा है सोने के लिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है। अब इस आइटम को जरा चेक करो, एक सेकेंड। इस आइटम को टच करो, इस आइटम को जिसको मैंने ब्राउन कर रखा है, इस आइटम के बगल में कितने आइटम्स है? दिस इज द फर्स्ट आइटम, दिस इज द सेकंड आइटम। यहाँ पे 2 ही आइटम्स हैं, इसलिए इस टाइप के सिस्टम के लिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी 2। आपको ये मत पूछना मेरे से कि सर अगर हम ये वाला आइटम चूज कर ले तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर तो 1 दिख रहा है, अगर हम ये वाला आइटम चूज कर ले तो क्या, तो इसके बगल में ये है, इधर तो कुछ है ही नहीं। बस बेटा मैंने छोटा सा अरेंजमेंट ले रखा है ना, इसके आगे तो क्रिस्टल डेफिनेटली होंगे ही होंगे, इसके आगे भी क्रिस्टल होगा ही होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके आगे कुछ हो नहीं सकता। तो बस साइड आइटम से देख के कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकालना, गलत आंसर आएगा। हमेशा कोई सेंट्रल आइटम का ही चूज करना। जैसे मैंने ये आइटम चूज किया हुआ है, 2 आइटम बगल में, 1 एंड 2, तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। ये था 1 डायमेंशन है, तो 1 डायमेंशन इज क्वाइट इजी, और मॉलिक्यूल्स तुम्हें 3 डायमेंशन में मिलेंगे। तो 1 डायमेंशन से अभी हम धीरे से 2 डायमेंशन में जाएंगे, देन वी रेप्लिकेट दिस थिंग इन द 3 डायमेंशन। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो हमें सॉलिड स्टेट पढ़ना है उसमें जो यूनिट सेल है वो 99% केसेस में हमको क्यूब मिलने वाला है। कि जितने भी सॉलिड्स के स्ट्रक्चर पढ़ने हैं उनके लिए यूनिट सेल, मतलब उनके हम स्टडी करेंगे एक यूनिट सेल मान के जो क्यूब होता है। क्यूब की स्टडी मतलब जो तुम्हारा रूम है, तुम अपने रूम को क्यूब एज्यूम कर लो, तो पूरा का पूरा सॉलिड स्टेट तुम अपने रूम पे पढ़ के ही विजुलाइज कर सकते हो। तो आगे विजुलाइजेशन वाली चीजें हैं, कुछ मैथमेटिकल टर्म्स भी हैं, वो हम देखने जा रहे हैं। तो 1 डायमेंशन के बाद चीजें प्लेस कर दी है मैंने। अरेंजमेंट ऑफ 2 डायमेंशन, अब 2 डायमेंशन में भी एक स्पेशल अरेंजमेंट है यहाँ पे, दैट इज 2 डायमेंशन अरेंजमेंट इन स्क्वायर। अब जरा इस सिस्टम के लिए मेरे को कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ जरा, और नहीं बताओगे मैं बहुत मारूंगा तुम सबको। प्लीज टेल मी द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस अरेंजमेंट। जल्दी 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 आंसर्स दो। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट? जैसे 2D अरेंजमेंट बोल रहा है वो भी स्क्वायर टाइप्स। स्क्वायर क्यों है? क्योंकि जो मैंने बॉल्स या फिर जो एटम्स रखे हुए हैं, जो एटम्स है ना, ये बेटा क्यूबिकल मानो, क्यूबिकल बोल रहा हूँ सॉरी, स्फेरिकल मानो। एटम्स को हम स्फेरिकल मानेंगे 3 डायमेंशन में। तो ऐसे ऐसे एटम्स रखे हुए हैं खूब सारे बॉल्स को, जिनको एक दूसरे से ग्लू से स्टिक कर रखा है, तो दे आर नॉट मूवेबल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो इनको स्फीयर्स मानो, सॉलिड स्फीयर्स जो एक दूसरे से बहुत टाइटली बॉन्डेड, 1 2 3 4 1 2 3 एंड सो। तो ये मूव नहीं कर सकते दूसरे के रिस्पेक्ट में, नेवर एवर। तो टेल मी व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर दिस अरेंजमेंट, सभी लोग प्लीज। सोते रहते हो सब, डांट खाओगे फिर। और डरते वरते तो कुछ नहीं हो, बहाना मारते हो सिर्फ। आलस आ रहा तुमको, सब लेटे होंगे। मेरे को पता है कोई कॉपी पेन लेके भी नहीं बैठा होगा, सब फोन और ईयरफोन्स लगा के आराम से हेडरेस्ट लेके, पाँव को चेयर के ऊपर अपने से हाइट पे ऊपर रख के मस्त लेटे होंगे सारे के सारे। आई नो दिस। कोई कॉपी पेन लेके बैठा भी है? अरुण सिंह कॉपी पेन है। अंशिका सेइंग एज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, व्हाट अबाउट अदर्स? अंशिका का आंसर वेरीफाई करो, क्या वो सही बोल रही है? जरा बाकी लोग वेरीफाई करो। देखो मैं क्लास इंटरेक्टिव बनाना चाहता हूँ, इसलिए आई यूज टू आस्क यू द क्वेश्चंस, वरना अगर सिर्फ मैं पढ़ाता रहूंगा तो क्लास बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, तुम्हें बहुत बोरिंग लगेगा क्लास। इसलिए बोल रहा हूँ कि इंटरेक्ट किया करो, जो भी समझ में आ रहा है वो बोलो ना प्लीज। गलत बोलना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ना बोलना इज द मेन इशू। तुम फिर से उसी फेस में चले गए जैसे मेरी फर्स्ट 2 क्लासेस थी, कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अरे यार हम लोग इतनी क्लासेस कर चुके हैं, तो मैं नया टीचर नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तो एक्टिंग लाइक आई एम अ न्यू टीचर टू यू। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा इसका बेटा। ये वाला जो ये वाला जो बॉल है, इसको पकड़ो। इसके साथ कितने आइटम्स हैं? 1
इसके टच करने वाला एटम 2, इसको टच करने वाला ये 3 और ये 4। तो इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे एक और टर्म आता है, एक सेकेंड, राइट, जिसको हम पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन इज अ टर्म जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई जो अरेंजमेंट है, क्योंकि बेटा 2 डायमेंशन में भी एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है। ये मैंने अरेंजमेंट लगा रखा है ना, सारी बॉल सिमेट्रिक हैं चारों तरफ। अब इसका एक और अरेंजमेंट ये भी हो सकता है, जरा देखो, हमने बॉल्स को इस तरीके से लगा दिया, ये 2 डायमेंशन है बट क्या है, हेक्सागोनल है। अब ये भी 2D है और दिस वन ऑल्सो इज 2D। अब दोनों में कौन सा बेटर पैक्ड है? बेटर पैक्ड का मतलब किस केस में कम स्पेस में ज्यादा एटम्स का परसेंटेज ऑक्यूपाइड है, ये निकालने के लिए या ये मैथमेटिकली क्वालिटेटिवली निकालने के लिए हमें पैकिंग फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट। अब पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है? पैकिंग फ्रैक्शन होता है, ये 2D डायमेंशन है तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्फीयर्स जो स्क्वायर के अंदर है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू 100। मतलब ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ये वाला, इसको मैंने रेड कलर से बना रखा फिलहाल, है ना, इसके अंदर कुछ ना कुछ परसेंटेज ऑफ बॉल्स भी है। मतलब ये तुम्हें कुछ ऐसा दिखेगा अगर मैं साइड में बनाऊं, एक स्क्वायर है, अब इसके अंदर ये एटम्स पड़े हुए लाइक दिस, ये एटम्स पड़ा हुआ है, ये बॉल्स है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है एरिया ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू 100। ये फॉर्मूला पैकिंग फ्रैक्शन का, ठीक है। अब एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? अब उसका रेडियस मैंने r मान रखा है, यहाँ पे r इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है। एंड कैपिटल ए क्या है? ये है साइड ऑफ स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है? एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अच्छा एरिया ऑफ स्फीयर लिखना है ना, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू 100। अब जरा ये बताओ, ये वाला जो मैंने जो रेड कलर से मार्क कर रखा है, ये पूरे स्फीयर का कितना पोर्शन है? कैन यू टेल मी? क्योंकि पूरा स्फीयर तो है नहीं ये किसी स्फीयर का कुछ परसेंटेज ऑफ पोर्शन है जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है। ये कितना परसेंटेज है किसी स्फीयर के एरिया का? 1/4, 1/3, 1/2, कितना पोर्शन दिख रहा है ये? एग्जैक्टली जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है, दिस इज द 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ अ स्फीयर। कैसे पता लगा? बिकॉज ये वाला जो एंगल है ना, दिस एंगल इज, जो ये एंगल, ये कितने डिग्री है? दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये वाला। अब 90 डिग्री है तो ये भी 90, ये 4 क्वार्टर बन सकते हैं 90 डिग्री के। देखो आराम से एक स्फीयर बनाओ, अब इसको 90 डिग्री से अगर तुम कट करोगे तो उसके 4 पीसेस बन जाएंगे। तो इसकी बात कर रहा हूँ। तो दिस इज द 1/4 ऑफ अ स्फीयर, है ना। तो ये 1/4 है, दिस इज ऑल्सो 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4, दिस इज ऑल्सो 1/4 एंड दिस इज ऑल्सो 1/4। तो 1/4 है, ऐसे 4 स्फीयर्स हैं और एक स्फीयर का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। मेरे को ये बात समझा पाया मैं आपको? जरा जरा ये बताओ, 1/4 स्फीयर थे, ऐसे 4 स्फीयर ने पार्टिसिपेशन किया था इन अ स्क्वायर, तो इसलिए 1/4 और ईच स्फीयर, ऐसे 4 स्फीयर हैं इसलिए इंटू 4, और एक स्फीयर का एरिया पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू 100। तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन।
अब आर और ए दे आर टू वेरिएबल्स, अगर ये टू वेरिएबल्स हैं तो हमें एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बेटा, इस डिस्टेंस को देखो, इनफैक्ट ये तो मैंने गलत डायग्राम बना रखा है, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए, ऐसा, है ना। ये पूरा डिस्टेंस क्या है, दिस कंप्लीट डिस्टेंस साइड ऑफ अ स्क्वायर दैट इज ए, है ना। ये वैल्यू क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, ये आर है, रेडियस, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू भी आर, इसलिए ए इज इक्वल टू 2r। तो रिलेशन हमको मिला ए और आर में, ए इज इक्वल टू 2r। तो बस पैकिंग फ्रैक्शन में क्या करना है, पहली बात तो कितना पोर्शन कैरी कर रहा है वो निकालना है, और दूसरा हमें ये रिलेशन फाइंड आउट करना पड़ेगा हमेशा फॉर डिफरेंट सेट्स, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ये समझ आ गया है तो आगे सॉल्व करके बताओ, अगर नहीं समझ आया है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम वेटिंग। समझ आ गया तो आगे सॉल्व करके आंसर निकालिए, अगर नहीं समझ आया तो डाउट बताइए, आई एम वेटिंग फॉर अ मिनट, आंसर्स बताइए, अदरवाइज डाउट बताइए। अच्छा एक बार फिर से बताना, देखो जरा एक बार फटाफट। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कि ये जो स्फेयर दिख रहा है ना, इस स्फेयर का कितना पोर्शन, अब ये बताओ, ये जो पैकिंग है, इस पैकिंग को क्या बोलते हैं, इसको हम स्क्वायर पैकिंग बोल रहे हैं ना, मतलब एक स्क्वायर है, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्फेयर पड़ा हुआ। ये स्क्वायर एक्चुअली में होता नहीं है, होते तो सिर्फ एटम्स ही हैं, 1 एटम, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, होते सिर्फ एटम्स ही हैं। बट इन एटम्स को स्टडी करने के लिए, इनकी पैकिंग इमेजिन करने के लिए, व्हाट आई हैव डिड, मैंने इन एटम्स के सेंटर को मिला दिया। इन एटम्स के सेंटर को मिलाने पे आई हैव रियलाइज एक शेप बन के आ रहा है। व्हाट इज दैट शेप, वो शेप इज, उन एटम्स के सेंटर को मिला में स्क्वायर मिलेगा, इसलिए हमने इसे 2D स्क्वायर बोला। अब नाउ द थिंग इज, हम इसको और एक्सप्लोर करना चाहते हैं मैथमेटिकली, तो हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाले। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब जो स्क्वायर बनाया हुआ है उसके अंदर कुछ ना कुछ, ये जो स्फीयर का एरिया दिख रहा है ना, ये लाई कर रहा है। तो ये जो स्फीयर का जितना एरिया है वो टोटल स्क्वायर के एरिया का कितने फ्रैक्शन है वो निकालना है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग एरिया ऑफ स्फीयर जो कि स्क्वायर के अंदर है डिवाइडेड बाई नेट एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू 100। अब एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का तरीका वो समझ आ गया होगा आपको, कि 1/4 है, 1/4 के बाद 1/4 के बाद 4 टाइप्स के स्फीयर्स है, ए का पायर स्क्वायर, और ए इज इक्वल टू 2r इज अ सिंपल रिलेशन। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन है कि कितना उस अरेंजमेंट के अंदर स्पेयर्स हैं डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। फ्रैक्शन का मतलब वही होता है ना, वो पोर्शन डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो मैंने क्या किया, मैंने टोटल के चारों के सेंटर्स को मिला दिया, एक शेप बना स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर जितने स्फीयर है उनमें से हमने देख लिया कितना पैकिंग फ्रैक्शन है। आप समझ आ गया तो जरा आंसर निकालिए फटाफट इसका, और कोई डाउट है तो बताइए। अरे निकालना क्या है बेटा, ए इज इक्वल टू 2r, इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है ना। इसको मैंने अभी कंप्लीटली सॉल्व कहाँ किया है, ए इज इक्वल टू 2r, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए, तो एक वेरिएबल था वो भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो फाइनल एक परसेंटेज में आंसर आएगा ना, वो कैलकुलेट करना है आपको। एक पैकिंग फ्रैक्शन एक परसेंटेज आएगा फाइनल में, वो कैलकुलेट करना है आपको। हे भगवान, यही नहीं पता क्या निकालना है। अब ए इज इक्वल टू 2r जरा पुट करो यहाँ पे,
तो ये 1/4 ये 1 आ गया, तो ये पाई आर स्क्वायर तो एज इट इज ही रहा। अब एक को 2r पुट करोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 4r² × 100 हो जाएगा। r² गॉट एलिमिनेटेड। 4 को 100 से करोगे 25 पाई, तो 25 इंटू पाई का नंबर कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करो। तो 25 पाई की वैल्यू निकालो बेटा, परसेंटेज में कितना आएगा। अगर यहीं पे कैलकुलेटर में खोलो 25 पाई का परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा ना। तो 25 इंटू पाई 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 78.53 विल बी द आंसर। तो इस केस में आंसर आया 78.53%। मतलब ये पैकिंग फ्रैक्शन आया। मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर में से 78.53% एरिया इज कवर्ड बाय द स्फेयर्स। बाकी जो एरिया बचा हुआ है वो खाली एरिया बचा हुआ है। खाली एरिया मतलब समझ रहे हो कौन सा एरिया बोल रहा है वो। खाली एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये जो एरिया है ना ये तो खाली बचा हुआ है ना एरिया, ब्लू कलर वाला। या फिर ये वाला एरिया, अगर तुम्हें यहाँ पे फील लेना है तो पैकिंग फ्रैक्शन में ये वाला। ब्लू कलर तुम्हें दिख भी नहीं रहा होगा, कोई लाइट कलर लेता हूँ, ये वाला एरिया। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ए भाई जल्दी से बताओ, इसमें कोई डाउट है तो। पहली क्लास में तुम बहुत कितने सोते रहते हो सब। पढ़ाई लिखाई से मोह माया उड़ गई है, पता है जेई नीट के डेट्स आ गए हैं तुम्हारे लिए। तुम्हें नहीं देना है लेकिन स्टिल। प्रियांशी आंसर आया। देव आंसर आया। अरुण का आंसर आ गया। देव, वेर इज देव? प्रियांशु बस इमोजी कौन भेजती है, वो आंसर तो कभी नहीं भेजती। शुरुआत में ये पढ़ लिख रही थी, अब इसने पढ़ाई लिखाई से मोह माया त्याग दी है। कल कुछ नहीं होता है, अभी काफी बचा हुआ है। प्रियांशु के हिसाब से सब मोह माया है, ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट। आंसर आंसर करती नहीं है, पता नहीं बाकी सबको क्या हुआ। सबका ही यही हाल है, नॉट पर्टिकुलर प्रियांशी। तो बोलता ही नहीं है, पता नहीं क्या करते रहते हो आप लोग। अवेयरनेस बढ़नी चाहिए, तुम्हारा मोटिवेशन खत्म होता जा रहा है। तुम दिमाग में ये जरूर बैठा के रखो यार, व्हाई यू वांट टू बी। आप किसी आईआईटी में क्यों जाना चाहते हो, आप किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में क्यों जाना चाहते हो। इसमें क्लैरिटी नहीं है तो मजा नहीं आएगा। हैव यू एवर सीन, एक आफ्टर वीडियो शूट होता है हर आईआईटी के फेस्ट का। जरा मूड इंडिगो का आफ्टर वीडियो देखना, कभी देखा है? आईआईटी बॉम्बे का टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट सॉरी, मूड इंडिगो वर्ल्ड क्लास फेस्ट होता है, वर्ल्ड क्लास। 6 दिन तक आपको पता नहीं लगेगा कि आप इंडिया में हो कि नहीं। इतना क्राउड होता है और इस क्वालिटी का क्राउड होता है। इंडिया के बाहर से भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं। तो जरा 2 मिनट का आफ्टर वीडियो देख लेना एक बार, आईआईटी बॉम्बे का मूड इंडिगो का, गूज बॉम्ब्स आ जाएंगे। ईयरफोन्स लगा के देखना, 4D साउंड है उसका। मूड इंडिगो आफ्टर वीडियो डाल के सर्च करना। तो देखो एक बार, इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट तो उसके लिए एफर्ट डालेंगे। आईआईटी बॉम्बे वो ओवरऑल, आईआईटी कानपुर अंतराग्नि, अरिजीत सिंह बुलाना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। जिनको तुमने टीवीज पे देखा, वो तुम्हारे सामने लाइव गाना गा रहे होंगे या लाइव परफॉर्म कर रहे होंगे डांसर्स, है ना। मोटिवेशन स्पीचेस होते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के। अभी आईआईटी खड़गपुर में गूगल का सीईओ चला गया था, हाईएस्ट पेड सीईओ इन द यूनिवर्स। अल्फाबेट का भी सीईओ बना दिया गया उसको। तो ये जाके जब आपके सामने बोलेंगे ना तो गूस बम्प तो डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। सिमिलर इन केस ऑफ मेडिकल कॉलेज ऑल्सो। एम्स दिल्ली का जरा आफ्टर वीडियो देखिए आप लोग। मोटिवेशन ही नहीं है, कोई मोटिवेशन तो लाना पड़ेगा ना। तो एक टारगेट फिक्स नहीं होगा, कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा, तो बहुत आलस आएगा पढ़ने में। और ऐसे चलता रहा तो गड़बड़ हो जाएगा काम।
जल्दी सुधरो, बिकॉज खुद को मोटिवेट रखना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सबका मोटिवेशन का तरीका अलग है। जैसे मुझे ये वीडियोस देख के बहुत, अभी भी मेरे गूज बॉम्ब्स आते हैं यार, इफ आई सी द वीडियो ऑफ मोड इंडिगो, अभी भी गूज बॉम्ब्स आते हैं। मेरे खुद के कॉलेज में इतने सारे परफॉर्मेंस हुए हैं, यूवी लाइट शो हुआ था मेरे कॉलेज में, पूरा सब कुछ स्टाफ कर रखा था। आई वॉज वन ऑफ द मैनेजर्स ओवर देयर, इवेंट मैनेजर था मैं उस शो का। तो आई नो कितने अरेंजमेंट्स होते, लेकिन 5 मिनट का शो था, पागल हो गया था क्राउड। जब 5000 लोग एक बीट पे जंप कर रहे हो ना डीजे पे, मजा आ जाता है देख के। कभी किया है 5000 के साथ डांस किसी क्राउड में जो एक ही बीट पे जंप कर रहा हूँ, और इतना साउंड होता है कि आप अपने पड़ोसी को नहीं सुन सकते हैं, इतना फास्ट साउंड होता है। तो अगर एक ही बीट पे 5000 के साथ एक साथ जंप करना है तो अलग ही फील है वो, दैट आई हैव एक्सपीरियंस इन द कॉलेज। तो आईआईटीज का तो तुम समझ ही जाओ, जब मैंने ये एक्सपीरियंस किया तो आईआईटीज में क्या क्या कहाँ कहाँ तक चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मोटिवेशन रखो थोड़ा। टॉप 1% में आना, इंडिया के टॉप 0.1% में, तो एफर्ट भी तो उसी तरीके से डालने पड़ेंगे ना। अब उस लेवल पे एफर्ट नहीं डालोगे, यू वांट टू बी, तो तुम्हें क्या सीधे कंप्यूटर साइंस का डिग्री देते हैं आईआईटी बॉम्बे का? आप एड्रेस भेज दो, आईआईटी बॉम्बे का सीधे डिग्री आ जाएगा आपके पास, you have completed your graduation from computer science in the IIT बॉम्बे और एम्स दिल्ली से एमबीबीएस का डिग्री। ऐसा नहीं होता है ना। तो अगर टॉप 0.1% में आना है इंडिया के, तो यू हैव टू पुट द एफर्ट्स। 10 लाख से 20 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं यार हर साल, थाउजेंड्स में सीट हैं अच्छे कॉलेजेस की। निकाल लो परसेंटेज, परसेंटेज निकालना आता है। तो मोटिवेटेड रहो, खुद को मोटिवेटेड रखो यार, ऐसे काम नहीं चलेगा। इस सिस्टम के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए जरा। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम? ये भी एक अलग तरीके से अरेंजमेंट है जो डिफरेंट है लास्ट केस से। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम? अंशिका सेइंग 6। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग, बाकी लोग खाली क्या चैट पढ़ने आए हुए हैं? व्हाट अबाउट अदर्स? कोई बोल ही नहीं रहा, ओके फाइन, नो वरीज। हाँ, 6 इज द करेक्ट आंसर। तो जरा ध्यान से देखो, किसी भी आइटम को टच कर लो, इस आइटम को पकड़ लो, ये कितने आइटम्स को टच कर रहा है? फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो इस टाइप के पर्टिकुलर केस के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। ये 2 डायमेंशन में है। अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? इसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा क्या, 2D है तो एरिया ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इनटू 100। अब जरा मुझे कोई बताएगा हाउ यू कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ हेक्सागन? एरिया ऑफ हेक्सागन कैसे निकालेंगे, इस हेक्सागन का एरिया बताइए। रेगुलर हेक्सागन का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं अपोजिट कॉर्नर्स को मिला दूं, जैसे ये मैंने ये कॉर्नर्स मिला दिया, मैंने ये कॉर्नर्स मिला दिए, एंड आई हैव मेड दिस, तो देखो यहाँ पे 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4, ट्रायंगल 5 एंड ट्रायंगल 6। अभी जो 6 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, अब ये वाला एंगल कितना होगा? ये एंगल डायगोनल इसको बाइसेक्ट करेगा,
तो टोटल इंटरनल एंगल फॉर अ हेक्सागन इज, हेक्सागन का इंटरनल एंगल कितना होता है 120। अब 120 को बाइसेक्ट करने के बाद ये वाला एंगल कितना बचा, दिस एंगल इज 60। अब ये एंगल 60 है, तो ये वाले ट्रायंगल के लिए भी एंगल कितना होगा, दिस विल आल्सो बी 60। अब किसी ट्रायंगल के दो एंगल 60 डिग्री हैं, तो व्हाट अबाउट द थर्ड वन, थर्ड एंगल भी होगा, दैट आल्सो विल बी द 60। तो ऐसे कितने ट्रायंगल्स हैं, 6 ट्रायंगल्स हैं। अब किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब जिसकी सारी साइड सेम हो, उसका एरिया कैसे निकालते हो, √3/4 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल जो साइड ऑफ हेक्सागन है, दैट इज ए स्क्वायर। तो जो √3/4 ए स्क्वायर है, दिस इज द एरिया ऑफ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसके सारी साइड सेम होते हैं। आई गेस उसको आइसोसेलेस ही बोलते हैं, बिकॉज मैं तो हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, तो आई गेस उसको आइसोसेलेस ही बोलते हैं। 3√3/4 ए स्क्वायर, आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब जिसकी सारी साइड सेम। क्यों, इसके सारे एंगल, इंटरनल एंगल 60 डिग्री आ रहे हैं ना। अगर सारे एंगल 60 डिग्री होंगे, डेफिनेटली वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा जिसके सारे साइड सेम होंगे। तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ऐसे कितने ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, ऐसे 6 ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। तो दिस इज द एरिया ऑफ द हेक्सागन। हाँ, उसे इक्विलैटरल बोलते हैं शायद, आई गेस इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, जिसके सारे साइड सेम होते हैं, जिसके सारे साइड सेम है उसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऐसे 6 ट्रायंगल्स मिलेंगे जिसके सारे साइड सेम। आइसोसेलेस बोलते हैं शायद उसको जिसके दो साइड सेम हो। मेरे को हिंदी इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, बिकॉज ये 4th 5th में पढ़ाते हैं आई गेस, राइट। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। हाँ, आई गेस अंशिका ने भी सही लिखा है, 3√3 2a का स्क्वायर। अब यही आंसर आएगा शायद, 3√3 2a का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द हेक्सागन ये आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ द स्फीयर्स निकालना है, बताइए। कुछ ट्राई करिए आप लोग, दिमाग लगाइए। तब मैं ही करता रहूंगा तो आप क्या सीखेंगे। ये आई गेस आपको एरिया ऑफ हेक्सागन निकालना आ गया है ना। एरिया ऑफ हेक्सागन मैंने निकाल लिया। अब स्फीयर्स, स्फीयर्स का क्या किया जाए, व्हाट अबाउट द स्फीयर्स। अब जरा एक स्फीयर को जरा अच्छे से बनाते हैं। एक स्फीयर है, ये उसका सेंटर है, और हेक्सागन के साइड्स ऐसे जा रहे हैं, दिस साइड एंड दिस साइड। ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। अब ये एंगल 120 डिग्री है, तो किसी पॉइंट पे टोटल एंगल इज 360 डिग्री, राइट। तो 120 एंगल बनने के बाद जरा ये बताओ, ये जो एरिया में शेड कर रहा हूँ, ये कितना पार्ट है किसी सर्कल का। अगर ये एंगल 120 है, ये कौन सा पार्ट है, टोटल एंगल इज 360। 360 में से 120 जो है वो एंगल बन रहा है एट अ पॉइंट। अगर 120 एंगल बन रहा है एक पॉइंट पे, तो व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का कितना पोर्शन है। ऑब्वियसली इस सर्कल का 1/3 पोर्शन आएगा, बिकॉज कैसे पता, 360/120, 1/3 आएगा। ठीक है, 1/3 आएगा। तो 1/3 पोर्शन ऑफ, ऐसे कितने सर्कल्स हैं एक हेक्सागन के अंदर। ये जो हेक्सागन मैंने बनाया है, ये वाला हेक्सागन, जिसको मैंने इस तरीके से बना दिया है, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, तो वो नीला नीला अंबर बना दिया बेटा मैंने इसको, है ना। यहाँ पे कितने स्पेस दिख रहे हैं, स्फीयर नंबर 1, स्फीयर नंबर 2, स्फीयर नंबर 3, स्फीयर नंबर 4, स्फीयर नंबर 5, स्फीयर नंबर 6। तो 6 स्पेस दिख रहे हैं। ये हो गया पोर्शन, इनटू एक स्फीयर का एरिया इज पाई स्क्वायर। तो अब एरिया ऑफ स्फीयर भी आ गया, एरिया ऑफ हेक्सागन भी आ गया। अब दोनों में रिलेशन क्या है, रिलेशन अभी भी वही है बेटा, क्या,
2r इज इक्वल टू a। अब इसे लास्ट केस से पैकिंग फ्रैक्शन निकाला था, जरा इस केस में पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए और मुझे बताइए कि आंसर क्या आ रहा है, प्लीज ऑल ऑफ यू। कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज। बस अब गाना गाओ, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, खूब बरसाए खूब बरसाए, और फटाफट आंसर बताओ। कोई भी पॉइंट अगर मुझे फिर से रिपीट करना है तो बताइए, ये थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, थोड़ा कैलकुलेशन है, और ये क्वेश्चन शायद एक बार जेई में पूछा जा चुका है, दिस वन। जेई के नीट मेरे को याद है, लेकिन कहीं पूरा पूछा गया है। अच्छा सवाल है, बिकॉज हेक्सागन का एरिया इज नॉट द वेरी ट्रेडिशनल थिंग दैट वी यूजुअली कैलकुलेट। लास्ट केस में क्या किया था, सारी वैल्यूज पुट की थी, फिर ए की वैल्यू को रिप्लेस किया था आर से। तो फाइनल आंसर बताइए, आप कैलकुलेटर्स यूज कर सकते हैं फॉर दिस कैलकुलेशन, यू कैन यूज द कैलकुलेटर्स। मेरे को फाइनल आंसर परसेंटेज में बताइए। फाइनल आंसर बताइए फटाफट 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 फटाफट। तुमसे तो ऐसे बोलना पड़ता है जैसे ट्रेन पे मैं चने बेच रहा हूँ। चना जोर गरम, चना जोर गरम, चना जोर गरम। आंसर बताओ रे सब। लोग इतना मजा आता है, ये ऐसी कोई बात कर दो ना, इतनी चीते की रफ्तार से कमेंट्स आते हैं ना तुम्हारे, लाइट की स्पीड से 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड से कमेंट्स आते हैं। आंसर पूछो तो चिल्लाते रहो, चाय वाले की तरह, चाय 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 चाय, तुम आंसर ही नहीं बताते हो। अरे खाली आवाज सुन के इतनी हंसी आ रही है, सामने होते तो मैं हंसा हंसा के तुम्हें पागल कर देता। मैं, इतनी बेइज्जती काफी है। अरे अभी तो मिलो कभी तो फिर बता दो बेइज्जती क्या होती है। कभी मुलाकात तो हो, मुलाकात के बाद फिर मुकालात हो जाएगी, मारपीट हो जाएगी फिर। यूजुअली मैं क्लास का माहौल थोड़ा लाइट ही रखता हूँ, तो तुम पढ़ते रहो, बाकी पढ़ाई, अगर तुम पढ़ाई करते रहोगे ऑल अदर थिंग्स आर नेगोशिएबल, लेकिन पढ़ाई नहीं करोगे फिर तो बहुत प्रॉब्लम। वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेटर यूज करो, और आंसर्स बताओ। पर चांद जब आए, आंसर बताओ जल्दी से भाई। ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो जल्दी से आंसर बता जाए। नीले हेक्सागन पर 60 डिग्री आए। आंसर बता। कमेंट्स कर रहे हो सब, कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं तो इंटरटेन कर रहा हूँ तुमको कि तुम बोर मत हो। आंसर्स नहीं बता रहा कोई। ये अरिजीत सिंह वाला किसने लिखा, मैं मारूंगा इसको। अरिजीत सिंह आ गया। अच्छी से पढ़ाई करो, अरिजीत सिंह लाइव गाएगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे पैसे भी नहीं लगेंगे कुछ, सब कॉलेज वाले स्पॉन्सर करेंगे। अरिजीत सिंह का फी अभी लास्ट टू लास्ट ईयर, 2 साल पहले वो चार्ज करता था 60 lakhs फॉर हाफ एन आवर परफॉर्मेंस। एकोमोडेशन और फ्लाइट की बिजनेस क्लास टिकट्स अलग। तो लाइव परफॉर्म करने के लिए अरिजीत सिंह चार्ज किया था आईआईटी दिल्ली में 2 years पहले 60 lakhs फॉर हाफ एन आवर। वो भी आधा टाइम उसने बैठ के गाया, आराम से धीरे धीरे गिटार बजाते हुए। अभी मेरी बात सुन लो, फिर बाद में अरिजीत सिंह सुनना। आंसर बताओ, कैलकुलेटर यूज करो और आंसर बताओ।
यार ये कैसे डिसाइड कर सकते हो? गलत आ रहा है शायद। कितना आ रहा है अंशिका बता। तुमको इंटरनल इंट्यूशन आता है क्या कि गलत आ रहा है? हे भगवान। इंटू 100 नहीं किया होगा? ये तुम लोग टैलेंटेड बहुत हो यार, तुम लोगों को पता लग जाता है कि गलत आ रहा है कि सही आ रहा है। स्मार्ट हो सारे के सारे। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्फेयर्स, तो 1/3 इंटू 6 इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ हेक्सागन, 6 इंटू √3/4 ए स्क्वायर इंटू 100। अब तुम्हें ए की वैल्यू रिप्लेस करनी है 2r से, तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी, इधर से स्टार्ट करते हैं। सो ब्रेकिंग फ्रैक्शन विल बी ये 2 टाइम्स, तो हो गया ऊपर 2 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√3/2। ए को 4r लिखना है ना, ए को 4r² लिखना है, तो इंटू 4r² इंटू 100। आर स्क्वायर गॉट एलिमिनेटेड, टू से ये 2, तो अल्टीमेटली आया 2 पाई डिवाइडेड बाय 6√3, तो ये 1/3 इंटू 100, तो आंसर आएगा 100 पाई डिवाइडेड बाय 3√3। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो ये, अब इसको कैलकुलेट करो फटाफट। मैं भी कैलकुलेटर निकाल लूँ जरा। 100 पाई डिवाइडेड बाय 3√3। सॉल्व करो, क्या आ रहा है फटाफट। एक गड़बड़ कर दी हमने, पता है क्या? व्हाट वी हैव डिड रॉन्ग, पता है? एक गड़बड़ कर दी हमने। जरा नोटिस करो इधर, इस हेक्सागन के अंदर ये वाला सर्किल भी तो है। जब स्क्रीन पे देखो जरा, एक छोटा सा गड़बड़ हुआ, ये वाला सर्किल तुमने मिस कर दिया ना। ये वाला स्फीयर कहाँ गया? ना तुमने नोटिस किया, मैंने ध्यान नहीं दिया। ये वाला स्फीयर भी तो नहीं है, तो एरिया ऑफ स्फीयर में एक +πr² हमने मिस कर दिया, तो ये +πr² करना है। ये गड़बड़ हुआ है, जस्ट मेक इट एज करेक्ट, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। बिकॉज जो सेंटर वाला स्फीयर है वो तुमने काउंट ही नहीं किया है ना, ये वाला। हमने खाली साइड वाले काउंट किए, इसके सेंटर पे भी तो स्फीयर है। सेंटर स्फीयर है तो ना, πr² तो हमने काउंट ही नहीं किया, इसीलिए यहाँ पे +πr² करना है। +πr², तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। इसके बाद इधर ऊपर हो गया 3 πr² डिवाइडेड बाय 3√3/2 इंटू 4r² इंटू 100। किसी का आया भी आंसर बताइए? 3 से 3 एलिमिनेटेड, r²। 100 पाई डिवाइडेड बाय 2√3। 100 पाई डिवाइडेड बाय
तो ये आंसर अप्रोक्सीमेटली आएगा 90.68% के आसपास, या फिर इसको तुम अप्रोक्सीमेटली 91% लिख सकते हो।